आज हमारे सामने प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार किए गए कुछ बहुत ही दिलचस्प नोट्स हैं। इनमें इतिहास, भूगोल, विज्ञान से लेकर संविधान तक मतलब सब कुछ शामिल है। तो आज का हमारा मिशन है इन नोट्स को सिर्फ पढ़ना नहीं, बल्कि इनके पीछे की कहानी और कनेक्शन को समझना। एक तरह से ये आपकी तैयारी का शॉर्टकट है। तो चलिए इस ज्ञान के समंदर में गोता लगाते हैं। शुरुआत करते हैं कला और संस्कृति से। पहला टॉपिक है कुचिपुड़ी नृत्य। ये तो पता है कि आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, लेकिन इन नोट्स में एक शब्द है तरंगम। ये क्या होता है? बहुत अच्छा सवाल है। तरंगम कुचिपुड़ी नृत्य का आप कह सकती हैं वो हिस्सा है जहां प्रदर्शन अपने चरम पर होता है। हाँ। ये इसकी सबसे खास और मुश्किल प्रस्तुतियों में से एक है। मुश्किल? ऐसा क्या होता है इसमें? इसमें जो नर्तक हैं वो अपने पैरों को एक पीतल की थाली या तश्तरी के किनारों पर रखकर नृत्य करते हैं। पीतल की थाली पर? हाँ जी हाँ, और साथ ही सिर पर पानी से भरा एक बर्तन भी संतुलित करते हैं। अरे वाह! तो आप सोच सकते हैं कि इसमें संतुलन और कला का कितना अद्भुत मेल होता है। इसी वजह से इसे जलचित्र नृत्य भी कहा जाता है। वाह, ये तो सुनने में ही कमाल का लग रहा है। और इन नोट्स में सिद्धेंद्र योगी का नाम भी है। हाँ, सिद्धेंद्र योगी को कुचिपुड़ी का संस्थापक माना जाता है। उन्होंने भामाकल्पम नाम का एक प्रसिद्ध नाटक लिखा था जो आज भी कुचिपुड़ी प्रदर्शनों का एक अहम हिस्सा है। अच्छा। वैसे कुचिपुड़ी के नर्तकों को एक खास नाम भागवत हलु से भी जाना जाता है। भागवत हलु? जी, और इसमें मंडूका शब्दम नाम की एक प्रस्तुति भी होती है जिसमें एक मेंढक की कहानी बताई जाती है जो बहुत लोकप्रिय है। और यामिनी कृष्णमूर्ति का जिक्र भी है, जिन्हें 2016 में पद्म विभूषण मिला। उनका क्या योगदान है? यामिनी कृष्णमूर्ति जी कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम की सबसे प्रसिद्ध कलाकारों में से एक है। उन्होंने इस कला को पूरी दुनिया में पहचान दिलाई। उन्हें इस नृत्य की एक मशाल कहना गलत नहीं होगा। तो इस पॉइंट को परीक्षा में इस तरह से याद रखा जा सकता है कि कुचिपुड़ी का संबंध आंध्र प्रदेश से है और पीतल की थाली पर किया जाने वाला खास नृत्य तरंगम कहलाता है। कला की बात हो रही है तो चलिए पुरस्कारों पर आते हैं। अगला टॉपिक है ग्रैमी अवार्ड्स। ये संगीत की दुनिया का ऑस्कर माना जाता है ना? बिल्कुल। 1959 में शुरू हुआ ये पुरस्कार संगीत में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है। इसका असली नाम ग्रामोफोन अवार्ड है क्योंकि इसकी ट्रॉफी एक पुराने ग्रामोफोन जैसी दिखती है। अच्छा। और ये मुख्य रूप से अंग्रेजी संगीत उद्योग के लिए है। नोट्स में भारतीय विजेताओं की एक लिस्ट है। पहले भारतीय पंडित रविशंकर थे, ये तो पता है। लेकिन 2024 में एक साथ 5 भारतीयों को ग्रैमी मिला। ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, ये ऐतिहासिक था। ये सभी शक्ति नाम के फ्यूजन बैंड के एल्बम दिस मोमेंट के लिए जीते। इसमें जाकिर हुसैन तबले पर, शंकर महादेवन गायन में, राकेश चौरसिया भी थे बांसुरी के लिए। जी, और गणेश राजगोपालन वायलिन पर और सेल्वा गणेश तालवाद्य पर। ये दिखाता है कि भारतीय शास्त्रीय संगीत और फ्यूजन को अब वैश्विक मंच पर कितनी सराहना मिल रही है। कमाल है। मतलब एक ही एल्बम के लिए इतने सारे भारतीय कलाकारों को सम्मान मिला। तो इस पॉइंट को परीक्षा में इस तरह से याद रखा जा सकता है कि पहला ग्रैमी पंडित रविशंकर को मिला और 2024 में 5 भारतीयों ने यह पुरस्कार जीता। पुरस्कार और सम्मान से आगे बढ़कर अब एक ऐसे संगठन की बात करते हैं जो दुनिया भर में काम करता है, यूनिसेफ। इसका नाम सुनते ही दिमाग में बच्चों के चेहरे आ जाते हैं। और ऐसा होना स्वाभाविक है क्योंकि इसकी शुरुआत ही इसी मकसद से हुई थी। जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ तो यूरोप में लाखों बच्चे और माताएं भूखमरी और बीमारी से जूझ रहे थे। तब संयुक्त राष्ट्र ने 11 दिसंबर 1946 को उनकी मदद के लिए यूनिसेफ बनाया। अच्छा। इसका पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस फंड। मतलब इसकी नींव ही एक मानवीय संकट के बाद रखी गई थी और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। नोट्स में भारतीय राजदूतों का भी जिक्र है। जी, यूनिसेफ अपने संदेश को लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रसिद्ध हस्तियों को राजदूत बनाता है। 2025 के लिए भारत की राष्ट्रीय राजदूत करीना कपूर हैं। और पहली युवा राजदूत? भारत की पहली युवा राजदूत थी एथलीट हिमा दास। ये दिखाता है कि यूनिसेफ युवाओं को भी कितनी अहमियत देता है। तो इस पॉइंट को परीक्षा में इस तरह से याद रखा जा सकता है कि यूनिसेफ बच्चों के लिए काम करने वाली यूएन एजेंसी है जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। अब विषय बदलते हैं और आते हैं खेल पर, और वो भी क्रिकेट पर। नोट्स कहते हैं कि दुनिया का दूसरा सबसे पुराना क्रिकेट क्लब भारत में है। ये तो मुझे भी नहीं पता था। हाँ, ये सच है। कोलकाता क्रिकेट क्लब की स्थापना 1792 में हुई थी।
ये दुनिया के सबसे पुराने क्रिकेट क्लबों में से एक है। और पहला कौन सा था? दुनिया का सबसे पहला क्लब मैरीलेबॉन क्रिकेट क्लब यानी MCC था, जो लंदन में है। ये दिखाता है कि भारत में क्रिकेट का इतिहास कितना गहरा है। और यहीं पर रणजी ट्रॉफी का भी जिक्र है, जो भारत का सबसे बड़ा घरेलू टूर्नामेंट है। इसमें मुंबई का दबदबा साफ दिखता है। बिल्कुल। रणजी ट्रॉफी 1934-35 में शुरू हुई थी और मुंबई ने इसे रिकॉर्ड 42 बार जीता है। 42 बार। जी, ये उनकी क्रिकेट की विरासत को दिखाता है। हालांकि हाल के वर्षों में विदर्भ जैसी टीमों ने भी इसे जीतकर प्रतियोगिता को और दिलचस्प बना दिया है। तो इस पॉइंट को परीक्षा में इस तरह से याद रखा जा सकता है कि दुनिया का दूसरा सबसे पुराना क्रिकेट क्लब कोलकाता में है और रणजी ट्रॉफी की सबसे सफल टीम मुंबई है। क्रिकेट से अब चलते हैं भारत की लाइफलाइन यानी भारतीय रेलवे पर। नोट्स के मुताबिक सबसे लंबा रेल नेटवर्क उत्तर प्रदेश में है। जी, उत्तर प्रदेश में रेलवे लाइनों की लंबाई सबसे ज्यादा है, जो राज्य के विशाल आकार और जनसंख्या को देखते हुए स्वाभाविक भी है। और दुनिया में? वैसे अगर दुनिया से तुलना करें तो सबसे बड़ा रेल नेटवर्क अमेरिका का है और भारत चौथे नंबर पे आता है। भारत में रेलवे से जुड़े कुछ और भी कमाल के तथ्य हैं, जैसे सबसे बड़ा स्टेशन, सबसे लंबा सफर करने वाली ट्रेन। हाँ, भारत का सबसे व्यस्त और सबसे ज्यादा प्लेटफॉर्म वाला स्टेशन हावड़ा है। सबसे बड़ा जंक्शन मथुरा है, जहां से 7 अलग-अलग दिशाओं में ट्रेनें जाती हैं। 7 दिशाओं में? जी। और सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन है विवेक एक्सप्रेस, जो असम के डिब्रूगढ़ से लेकर तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक लगभग 4200 किलोमीटर्स का सफर तय करती है। और सबसे लंबा रेल सुरंग? वो है कश्मीर में पीर पंजाल, जो 11 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबा है। वाह, ये आंकड़े भारतीय रेलवे की विशालता को दिखाते हैं। तो इस पॉइंट को परीक्षा में इस तरह से याद रखा जा सकता है कि सबसे लंबा रेल नेटवर्क यूपी में है, सबसे बड़ा स्टेशन हावड़ा है और सबसे लंबी दूरी की ट्रेन विवेक एक्सप्रेस है। अब एक ऐसे विषय पर आते हैं जो अक्सर चर्चा में रहता है, 2011 की जनगणना और भारत की धार्मिक संरचना। नोट्स का मुख्य बिंदु है कि मुस्लिम जनसंख्या 14.2% थी। हाँ, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लगभग 79.8% हिंदू, 14.2% मुस्लिम, 2.5% ईसाई और 1.7% सिख थे। ये आंकड़े भारत की विविधता को दर्शाते हैं। इन नोट्स में साक्षरता और जनसंख्या वृद्धि दर पर भी कुछ दिलचस्प आंकड़े हैं। जी, अगर साक्षरता की बात करें तो जैन धर्म में साक्षरता दर सबसे अधिक मतलब 94.9% पाई गई। सबसे ज्यादा? हाँ, वहीं 2001 से 2011 के दशक में जनसंख्या वृद्धि दर मुस्लिमों में 24.6% और हिंदुओं में 16.8% दर्ज की गई थी। ठीक है, तो इस पॉइंट को परीक्षा में इस तरह से याद रखा जा सकता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में हिंदू जनसंख्या लगभग 80% और मुस्लिम जनसंख्या 14% थी। अब भारत के भूगोल की ओर बढ़ते हैं और नदियों से शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है सिंधु नदी प्रणाली। इसका उद्गम कहाँ से होता है? सिंधु नदी तिब्बत में कैलाश पर्वत श्रृंखला के पास बोखर चू नाम के ग्लेशियर से निकलती है। वहां से ये भारत के लद्दाख में प्रवेश करती है और फिर पाकिस्तान चली जाती है और अंत में अरब सागर में मिल जाती है। बिल्कुल। और सिंधु जल समझौता, ये तो भारत और पाकिस्तान के बीच हमेशा एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है। जी, 1960 में विश्व बैंक की मध्यस्थता से ये समझौता हुआ था। इसके तहत 3 पश्चिमी नदियों सिंधु, झेलम और चिनाब का 80% पानी पाकिस्तान को और 20% भारत को मिला। और पूर्वी नदियां? वहीं 3 पूर्वी नदियों रावी, ब्यास और सतलुज का पूरा नियंत्रण भारत को मिला। ये आज भी दुनिया के सबसे सफल जल बंटवारा समझौतों में से एक माना जाता है। तो इस पॉइंट को परीक्षा में इस तरह से याद रखा जा सकता है कि सिंधु नदी बोखर-चू हिमनद से निकलती है और 1960 के समझौते के तहत इसका 80% पानी पाकिस्तान को मिलता है। सिंधु के बाद अब ब्रह्मपुत्र नदी की बात करते हैं। दिलचस्प बात यह है कि सिंधु और ब्रह्मपुत्र दोनों का उद्गम स्थल लगभग एक ही जगह मानसरोवर झील के पास है। हाँ, ये बहुत रोचक है। दोनों नदियां एक ही स्रोत के पास से निकलती हैं, लेकिन हजारों किलोमीटर का सफर अलग-अलग दिशाओं में तय करती हैं। ब्रह्मपुत्र तिब्बत से निकलकर अरुणाचल प्रदेश में भारत में प्रवेश करती है, जहां इसे दिहांग कहते हैं। दिहांग?
जी, फिर असम से होते हुए बांग्लादेश चली जाती है, जहां इसका नाम जमुना हो जाता है। और दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली भी तो इसी नदी पर है। जी हाँ, असम में ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में बसा माजुली द्वीप दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। और सबसे छोटा? मजे की बात यह है कि दुनिया का सबसे छोटा बसा हुआ नदी द्वीप उमानंद भी इसी नदी पर गुवाहाटी के पास ही है। अंत में बांग्लादेश में जब ये गंगा यानी पद्मा से मिलती है तो उनकी संयुक्त धारा मेघना कहलाती है। बहुत बढ़िया। तो इस पॉइंट को परीक्षा में इस तरह से याद रखा जा सकता है कि ब्रह्मपुत्र और सिंधु मानसरोवर झील के पास से निकलती हैं और दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली इसी नदी पर है। चलिए अब भारत की सबसे पवित्र नदी गंगा की बात करते हैं। हमने अभी सुना कि बांग्लादेश में इसे पद्मा कहते हैं। जी, गंगा उत्तराखंड में गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और भारत के 5 राज्यों उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल से होकर गुजरती है। ये भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन बनाती है जो देश के लगभग 43% आबादी को सहारा देता है। गंगा को 2008 में राष्ट्रीय नदी भी घोषित किया गया था। इसका क्या महत्व था? ये गंगा की सफाई और संरक्षण के प्रयासों को एक नई दिशा देने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण कदम था। इसी के तहत 2009 में राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण भी बनाया गया ताकि गंगा को प्रदूषण मुक्त करने के लिए एक संगठित प्रयास किया जा सके। तो इस पॉइंट को परीक्षा में इस तरह से याद रखा जा सकता है कि गंगा को बांग्लादेश में पद्मा कहते हैं और इसे 2008 में राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया था। गंगा से ही जुड़ा अगला टॉपिक है पंचप्रयाग। ये 5 पवित्र संगम हैं। इसमें सबसे कॉमन क्या है? पंचप्रयाग की कहानी अलकनंदा नदी के इर्द गिर्द घूमती है, जो बद्रीनाथ के पास सतोपंथ ग्लेशियर से निकलती है। जैसे जैसे अलकनंदा आगे बढ़ती है, इसमें 4 और नदियां आकर मिलती हैं और हर संगम एक प्रयाग कहलाता है। तो ये 5 प्रयाग कौन कौन से हैं? सबसे ऊपर है विष्णु प्रयाग, जहां अलकनंदा में धौली गंगा मिलती है। ठीक है। फिर आता है कर्णप्रयाग, जहां पिंडार नदी मिलती है। इसके बाद रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी नदी मिलती है और अंत में आता है देवप्रयाग, जो सबसे प्रसिद्ध है, जहां अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है। और यहीं से ये गंगा बनती है? बिल्कुल, यही से इनकी संयुक्त धारा गंगा कहलाती है। अच्छा, तो देवप्रयाग से ही गंगा नाम शुरू होता है। तो इस पॉइंट को परीक्षा में इस तरह से याद रखा जा सकता है कि पंचप्रयाग में अलकनंदा नदी कॉमन है और ये अलग अलग नदियों से मिलकर 5 प्रयाग बनाती है, जैसे देवप्रयाग में भागीरथी से मिलती है। भूगोल से अब इतिहास के एक बहुत बड़े अध्याय की ओर चलते हैं। 1857 का विद्रोह। जब ये विद्रोह हुआ, उस समय ब्रिटेन में प्रधानमंत्री कौन थे? उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे लॉर्ड पामर्स्टन। ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि विद्रोह के बाद भारत पर शासन करने के तरीके में बहुत बड़ा बदलाव आया था। जैसे? तुलना के लिए, जब भारत आजाद हुआ तब प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली थे और भारत में उस समय गवर्नर जनरल कैनिंग थे, जो बाद में पहले वायसराय बने। ये बदलाव क्यों हुआ? 1857 के विद्रोह ने ब्रिटिश सरकार को हिलाकर रख दिया था। उन्हें लगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी अब भारत को संभालने में सक्षम नहीं है। इसलिए 1858 में एक एक्ट पास किया गया और भारत का शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन यानी महारानी के अधीन आ गया। अच्छा। गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर वायसराय कर दिया गया, जो सीधे क्राउन का प्रतिनिधि होता था, और लॉर्ड कैनिंग ही आखिरी गवर्नर जनरल और पहले वायसराय बने। मतलब ये विद्रोह भारत के प्रशासनिक ढांचे में एक टर्निंग पॉइंट था। तो इस पॉइंट को परीक्षा में इस तरह से याद रखा जा सकता है कि 1857 में पीएम पामर्स्टन थे और गवर्नर जनरल कैनिंग थे, जो बाद में पहले वायसराय बने। अब विद्रोह की घटनाओं के क्रम को देखते हैं। इसकी शुरुआत तो मेरठ से हुई थी 10 मई 1857 को। जी, औपचारिक शुरुआत 10 मई को मेरठ से हुई, लेकिन इसकी चिंगारी तो मंगल पांडे ने 29 मार्च को ही बैरकपुर में सुलगा दी थी, जब उन्होंने नए कारतूसों का विरोध किया था। हाँ। मेरठ के बाद विद्रोही 11 मई को दिल्ली पहुंचे और बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित कर दिया। इसके बाद विद्रोह तेजी से लखनऊ, कानपुर और इलाहाबाद जैसे शहरों में फैल गया। और इन विद्रोहों को दबाने वाले ब्रिटिश अधिकारियों के नाम भी अक्सर पूछे जाते हैं। हाँ, दिल्ली में निकोलसन और हडसन ने विद्रोह को कुचला, कानपुर और लखनऊ में कैंपबेल ने, और झांसी में यूरोज ने रानी लक्ष्मीबाई के खिलाफ मोर्चा संभाला था।
तो इस पॉइंट को परीक्षा में इस तरह से याद रखा जा सकता है कि विद्रोह की औपचारिक शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ से हुई और फिर ये दिल्ली, लखनऊ, कानपुर जैसे शहरों में फैला। हर केंद्र पर विद्रोह का नेतृत्व करने वाले नेता भी अलग अलग थे। नोट्स में फैजाबाद के मौलवी अहमदुल्ला शाह का जिक्र है, जिन पर 50,000 का इनाम था। जी, मौलवी अहमदुल्ला शाह विद्रोह के बहुत ही महत्वपूर्ण रणनीतिकार थे और अंग्रेजों के लिए एक बड़ी चुनौती बन गए थे। इसीलिए उन पर इतना बड़ा इनाम रखा गया था। अच्छा। इसी तरह दिल्ली में नाम के लिए बहादुर शाह जफर थे, लेकिन असली कमान जनरल बख्त खां के हाथ में थी। और लखनऊ में? लखनऊ में बेगम हजरत महल ने, कानपुर में नाना साहब ने और बरेली में खान बहादुर खान ने नेतृत्व किया। और रानी लक्ष्मीबाई तो वीरता का प्रतीक ही बन गई। बिल्कुल। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने अकेले ही अंग्रेजों से लोहा लिया। उनकी वीरता आज भी प्रेरणा देती है। उनकी मृत्यु ग्वालियर में हुई, जहां उनकी समाधि है। तो इस पॉइंट को परीक्षा में इस तरह से याद रखा जा सकता है कि अलग-अलग केंद्रों पर अलग-अलग नेताओं ने विद्रोह का नेतृत्व किया, जैसे दिल्ली में बहादुर शाह जफर और लखनऊ में बेगम हजरत महल। अब एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर आते हैं। क्या 1857 का विद्रोह भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम था? इस पर इतिहासकारों की राय बटी हुई है। हाँ, इस पर बहुत बहस हुई है। एक तरफ वीडी सावरकर जैसे इतिहासकार हैं, जिन्होंने इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा। वहीं दूसरी तरफ आरसी मजूमदार जैसे इतिहासकार हैं, जिनका मानना था कि ये न तो प्रथम, न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। उनका तर्क क्या था? उनका तर्क था कि ये पूरे भारत में नहीं फैला था और इसके नेताओं के अपने अपने स्वार्थ थे। और स्टेनले वॉलपट का कथन तो दोनों के बीच का रास्ता निकालता है। बिल्कुल। वॉलपट ने कहा कि ये सैनिक विद्रोह से बहुत बड़ा था, किंतु एक प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से बहुत कम। ये शायद सबसे संतुलित विचार है। ये मानता है कि ये सिर्फ सिपाहियों का गुस्सा नहीं था, इसमें आम लोग भी शामिल थे, लेकिन इसमें एक संगठित राष्ट्रीय भावना की कमी थी। तो इस पॉइंट को परीक्षा में इस तरह से याद रखा जा सकता है कि 1857 की घटना पर इतिहासकारों के मत अलग-अलग थे। किसी ने इसे सिपाही विद्रोह कहा, तो किसी ने स्वतंत्रता संग्राम मानने से इनकार किया। इतिहास से निकलकर अब भारतीय संविधान के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से यानी मौलिक अधिकारों पर आते हैं। हमारे पास 6 मूल अधिकार हैं। जी, शुरुआत में 7 थे, लेकिन संपत्ति के अधिकार को 44वें संशोधन 1978 के द्वारा एक मौलिक अधिकार से हटाकर एक कानूनी अधिकार बना दिया गया, अनुच्छेद 301 के तहत। बिल्कुल। तो अब हमारे पास 6 मौलिक अधिकार हैं, जैसे समानता, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध अधिकार आदि। तो ये 6 अधिकार कौन-कौन से हैं संक्षेप में? पहला है समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18। दूसरा, स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22। तीसरा, शोषण के विरुद्ध अधिकार, 23 और 24। फिर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। जी, अनुच्छेद 25 से 28 तक। फिर पांचवा, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, खासतौर पर अल्पसंख्यकों के लिए, अनुच्छेद 29-30। और छठा, सबसे महत्वपूर्ण, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32, जिसे डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था। जी हाँ। तो इस पॉइंट को परीक्षा में इस तरह से याद रखा जा सकता है कि संविधान में 6 मूल अधिकार हैं और संपत्ति का अधिकार अब एक कानूनी अधिकार है। चलिए पहले मौलिक अधिकार यानी समानता के अधिकार को थोड़ा और समझते हैं। ये अधिकार भारत के लोकतंत्र की नींव है। अनुच्छेद 14 कहता है कि कानून के सामने सब बराबर हैं। ठीक है। अनुच्छेद 15 धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी भी तरह के भेदभाव को रोकता है। और अनुच्छेद 16 सरकारी नौकरियों में सभी को बराबर अवसर देने की बात करता है। और अनुच्छेद 17 और 18 ये तो सामाजिक सुधार से जुड़े हैं। बिल्कुल। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता यानी छुआछूत को एक दंडनीय अपराध बनाता है, जो एक बहुत बड़ा सामाजिक कदम था। हाँ। और अनुच्छेद 18 सेना और शिक्षा से जुड़ी उपाधियों को छोड़कर बाकी सभी तरह की उपाधियों का अंत करता है, ताकि समाज में कोई खुद को दूसरों से श्रेष्ठ न समझे। तो इस पॉइंट को परीक्षा में इस तरह से याद रखा जा सकता है कि अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता के विभिन्न पहलुओं को सुनिश्चित करते हैं, जैसे कानून के सामने बराबरी और छुआछूत का अंत। समानता के बाद आता है स्वतंत्रता का अधिकार, खासकर अनुच्छेद 19, जिसमें हमें कई तरह की आज़ादियां दी गई हैं। हाँ, अनुच्छेद 19 एक आम नागरिक के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके तहत हमें 6 तरह की स्वतंत्रताएं मिलती हैं। जैसे
बोलने और अपनी बात रखने की आज़ादी, शांति से इकट्ठा होने की आज़ादी, संघ या समूह बनाने की आज़ादी। देश में कहीं भी आने जाने और बसने की आज़ादी भी। जी, और कोई भी पेशा या व्यापार करने की आज़ादी भी। लेकिन ये आज़ादियाँ असीमित तो नहीं होंगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। इन सभी पर देश की सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था और नैतिकता के आधार पर उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। स्वतंत्रता का मतलब स्वेच्छाचारिता नहीं है। तो इस पॉइंट को परीक्षा में इस तरह से याद रखा जा सकता है कि अनुच्छेद 19 नागरिकों को 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं देता है, जिसमें बोलने, इकट्ठा होने और कहीं भी आने जाने की आज़ादी शामिल है। स्वतंत्रता के अधिकार में ही अनुच्छेद 21 आता है, जीवन का अधिकार। इसका दायरा तो बहुत बड़ा हो गया है अब। जी, सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर इसकी व्याख्या करके इसके दायरे को बहुत व्यापक बना दिया है। अब ये सिर्फ जिंदा रहने का अधिकार नहीं है, बल्कि गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार है। अच्छा। इसी के तहत निजता का अधिकार, मतलब राइट टू प्राइवेसी, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार और अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी करने का अधिकार भी शामिल किया गया है। और शिक्षा का अधिकार भी तो इसी से जुड़ा है। हाँ, 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा अनुच्छेद 21A जोड़ा गया, जिसने 6 से 14 साल के बच्चों के लिए शिक्षा को एक मौलिक अधिकार बना दिया। ये तो बहुत बड़ा कदम था। जी, एक क्रांतिकारी कदम था। इसी को लागू करने के लिए 2009 में राइट टू एजुकेशन एक्ट बनाया गया। तो इस पॉइंट को परीक्षा में इस तरह से याद रखा जा सकता है कि अनुच्छेद 21 जीवन के अधिकार की गारंटी देता है, जिसमें निजता और शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण अधिकार भी शामिल हैं। संविधान से अब अर्थव्यवस्था की ओर रुख करते हैं। पहला टॉपिक है बैंकों का राष्ट्रीयकरण। बिल्कुल। 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ये एक बहुत बड़ा फैसला था। क्यों? उस समय ज्यादातर बैंक निजी हाथों में थे और उन पर आरोप था कि वे सिर्फ बड़े उद्योगों को ही लोन देते हैं और कृषि जैसे जरूरी क्षेत्रों की अनदेखी करते हैं। अच्छा। तो इंदिरा गांधी की सरकार का मानना था कि अगर देश का समावेशी विकास करना है तो बैंकिंग संसाधनों को आम जनता और प्राथमिकता वाले क्षेत्रों तक पहुंचाना होगा। इसी सोच के साथ 19 जुलाई 1969 को 50 करोड़ से ज्यादा जमा राशि वाले 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। और फिर 1980 में दोबारा 6 और बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। जी, 1980 में दूसरा चरण हुआ, जिसमें 200 करोड़ से ज्यादा जमा राशि वाले 6 और बैंकों को राष्ट्रीयकृत किया गया। इन दोनों चरणों ने भारत में बैंकिंग का चेहरा हमेशा के लिए बदल दिया और बैंकों की शाखाएं गांवों तक पहुंचने लगीं। तो इस पॉइंट को परीक्षा में इस तरह से याद रखा जा सकता है कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण 2 चरणों में हुआ। 1969 में 14 बैंक और 1980 में 6 बैंक। बैंकों के साथ साथ एक और शब्द सुनने में आता है, NBFC। ये बैंक से कैसे अलग है? NBFC का पूरा नाम है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये बैंक नहीं है, लेकिन बैंक जैसे कुछ काम करती है। मतलब ये लोन दे सकती है? हाँ, ये आपको लोन दे सकती है, निवेश कर सकती है, लेकिन ये बैंकों की तरह डिमांड डिपॉजिट स्वीकार नहीं कर सकती। डिमांड डिपॉजिट मतलब इसे आसान भाषा में कैसे समझें? डिमांड डिपॉजिट का मतलब है आपका सेविंग्स या करंट अकाउंट का पैसा, जिसे आप जब चाहें मांग पर निकाल सकते हैं, जैसे ATM से। अच्छा। NBFC ऐसा नहीं कर सकती। आप बजाज फाइनेंस या मुथूट फाइनेंस जैसी NBFC से लोन तो ले सकते हैं, पर उनमें अपना सेविंग्स अकाउंट नहीं खोल सकते। यही सबसे बड़ा फर्क है। अच्छा, अब समझ आया। तो इस पॉइंट को परीक्षा में इस तरह से याद रखा जा सकता है कि NBFC बैंक की तरह लोन दे सकती हैं और निवेश कर सकती हैं, लेकिन बैंक की तरह डिमांड डिपॉजिट स्वीकार नहीं कर सकती। चलिए अब कुछ रोजमर्रा के सामान्य ज्ञान पर आते हैं। भारतीय नोटों पर छपी तस्वीरें। 200 के नोट पर सांची का स्तूप है। जी। नए महात्मा गांधी सीरीज के हर नोट पर भारत की एक सांस्कृतिक धरोहर को जगह दी गई है। जैसे 10 रुपए के नोट पर कोणार्क का सूर्य मंदिर, 20 पर एलोरा की गुफाएं, 50 पर हम्पी का रथ और 100 पर गुजरात की रानी की वाव। बिल्कुल। और 500 रुपए के नोट पर दिल्ली का लाल किला है। ये तो देश की विरासत को अपनी जेब में लेकर चलने जैसा है। और नोट पर भाषाएं कितनी होती हैं? हिंदी और अंग्रेजी के अलावा भाषा पैनल पर 15 और भाषाएं होती हैं। तो कुल 17। जी, कुल मिलाकर 17 भाषाएं। और हमारे रुपए का चिन्ह रुपी, इसे 2010 में उदय कुमार ने डिजाइन किया था। तो इस पॉइंट को परीक्षा में इस तरह से याद रखा जा सकता है कि हर भारतीय नोट पर एक ऐतिहासिक धरोहर अंकित है। जैसे 200 के नोट पर सांची स्तूप,
अब कृषि से जुड़ी एक महत्वपूर्ण योजना की बात करते हैं, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। यह योजना 2016 में शुरू की गई थी। इसका मकसद है कि अगर किसी प्राकृतिक आपदा जैसे सूखा, बाढ़ या ओले से किसान की फसल बर्बाद हो जाती है तो उसे आर्थिक सुरक्षा मिल सके। इसमें प्रीमियम बहुत कम होता है शायद। जी, इसमें किसान को बहुत कम प्रीमियम देना होता है और बाकी का खर्च सरकार उठाती है। और इसमें जो क्षतिपूर्ति के 3 स्तर दिए हैं, 70%, 80%, 90%, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि किसान चुन सकता है कि उसे अपनी फसल के अनुमानित उत्पादन के कितने प्रतिशत हिस्से का बीमा करवाना है। जितना ज्यादा कवरेज उतना थोड़ा ज्यादा प्रीमियम। ये किसानों को अपनी जोखिम क्षमता के अनुसार विकल्प देता है। ठीक है, तो इस पॉइंट को परीक्षा में इस तरह से याद रखा जा सकता है कि पीएम फसल बीमा योजना 2016 में शुरू हुई थी और ये किसानों को फसल नुकसान पर मुआवजा देती है। अब विज्ञान की दुनिया में चलते हैं। पहला टॉपिक है गतिज ऊर्जा, यानी काइनेटिक एनर्जी। ये किस पर निर्भर करती है? इसका एक सीधा सा फॉर्मूला है, KE = ½ mv²। यानी गतिज ऊर्जा 2 चीजों पर निर्भर करती है, वस्तु का द्रव्यमान मतलब मास और उसका वेग मतलब वेलोसिटी। और इसमें वेग ज्यादा महत्वपूर्ण लगता है क्योंकि फॉर्मूले में वेग का स्क्वायर है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। अगर आप किसी वस्तु का द्रव्यमान 2 गुना करेंगे तो गतिज ऊर्जा 2 गुनी होगी, लेकिन अगर आप उसका वेग 2 गुना करेंगे तो गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगी। 4 गुना? जी, इसीलिए तेज रफ्तार से आती हुई गाड़ी में इतनी ज्यादा विनाशकारी ऊर्जा होती है। तो इस पॉइंट को परीक्षा में इस तरह से याद रखा जा सकता है कि गतिज ऊर्जा का सूत्र ½ mv² है और ये वेग के वर्ग के समानुपाती होती है। विज्ञान में अगला सिद्धांत है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। जी, ये किस नियम पर आधारित था? जॉन डाल्टन ने 1808 में अपना परमाणु सिद्धांत दिया था, जो रासायनिक संयोजन के नियमों पर आधारित था। उस समय तक 2 नियम स्थापित हो चुके थे। एक तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम, मतलब मास को न बना सकते हैं न नष्ट कर सकते हैं। हाँ, और दूसरा निश्चित अनुपात का नियम, मतलब किसी भी यौगिक में तत्वों का अनुपात हमेशा निश्चित होता है। तो डाल्टन के सिद्धांत ने इन नियमों को समझाया। जी, डाल्टन ने कहा कि हर तत्व बहुत छोटे छोटे कणों से बना है जिन्हें परमाणु कहते हैं, और ये परमाणु ही रासायनिक क्रियाओं में हिस्सा लेते हैं। उनके इस सिद्धांत ने इन दोनों नियमों को एक तार्किक आधार प्रदान किया। तो इस पॉइंट को परीक्षा में इस तरह से याद रखा जा सकता है कि डाल्टन का परमाणु सिद्धांत 1808 में आया और इसने रासायनिक संयोजन के नियमों को समझाया। अब आते हैं जीव विज्ञान पर। टॉपिक है संयोजी ऊतक, यानी कनेक्टिव टिश्यू, और इसका उदाहरण दिया है हड्डी। जी, संयोजी ऊतक वो होता है जो शरीर के अलग-अलग अंगों और ऊतकों को जोड़ने, सहारा देने और अलग करने का काम करता है। हड्डी इसका सबसे अच्छा उदाहरण है, जो हमारे शरीर को एक ढांचा देती है। और रक्त? सबसे आम संयोजी ऊतक है रक्त, यानी ब्लड, जो एक तरल संयोजी ऊतक है और पूरे शरीर में ऑक्सीजन और पोषक तत्व पहुंचाता है। और ये लिगामेंट और टेंडन क्या होते हैं? इनमें अक्सर कंफ्यूजन होता है। इसे याद रखने का एक आसान तरीका है, लिगामेंट हड्डी को हड्डी से जोड़ता है, मतलब बोन टू बोन, B2B। हाँ, जबकि टेंडन हड्डी को मांसपेशी से जोड़ता है, मतलब बोन टू मसल। ये अच्छा तरीका है। तो इस पॉइंट को परीक्षा में इस तरह से याद रखा जा सकता है कि हड्डी और रक्त दोनों संयोजी ऊतक हैं और लिगामेंट हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। जीव विज्ञान में अगला विषय है पौधों से जुड़ा फ्लोएम। इसका काम क्या है? पौधों में परिवहन के लिए एक तरह से 2 पाइपलाइन सिस्टम होते हैं। एक है जाइलम, जो जल को जड़ से पत्तियों तक पहुंचाता है, और दूसरा फ्लोएम। दूसरा है फ्लोएम, जो पत्तियों में बने फूड यानी भोजन को पौधे के बाकी हिस्सों जैसे जड़ों, फल और बीजों तक पहुंचाता है। जाइलम से जल, फ्लोएम से फूड। ये तो याद रखने में आसान है। बिल्कुल। एक और दिलचस्प अंतर ये है कि जाइलम मृत कोशिकाओं से बना होता है, जबकि फ्लोएम जीवित कोशिकाओं से। तो इस पॉइंट को परीक्षा में इस तरह से याद रखा जा सकता है कि पौधों में फ्लोएम भोजन का और जाइलम जल का परिवहन करता है। अब हम अपने अंतिम खंड यानी समसामयिकी पर आ गए हैं। पहला टॉपिक है भारत की पहली तटीय और जलपक्षी जनगणना। ये कहाँ हुई? ये 2025 में गुजरात के जामनगर में आयोजित की गई। ये एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि भारत के पास एक विशाल तटीय क्षेत्र है और यहाँ लाखों प्रवासी पक्षी आते हैं। तो उनकी गिनती जरूरी है? जी,
उनकी सही गिनती और उनके आवासों की जानकारी संरक्षण के लिए बहुत जरूरी है। और गुजरात ही क्यों? गुजरात की तटरेखा देश में सबसे लंबी है और यहाँ कई महत्वपूर्ण आर्द्रभूमियां हैं। भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री पार्क भी कच्छ की खाड़ी में ही है। इसलिए ये जगह इस तरह की जनगणना के लिए एकदम सही थी। तो इस पॉइंट को परीक्षा में इस तरह से याद रखा जा सकता है कि भारत की पहली जलपक्षी जनगणना 2025 में गुजरात के जामनगर में हुई। और आज का हमारा आखिरी टॉपिक है हिमाचल प्रदेश से। वहाँ के लोक प्रशासन संस्थान का नाम बदला गया है। जी, हिमाचल प्रदेश सरकार ने अपने राज्य लोक प्रशासन संस्थान का नाम बदलकर पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर रखने का फैसला किया है। ये उन्हें सम्मानित करने का एक तरीका है। ठीक है, ये एक सीधा तथ्य है। तो इस पॉइंट को परीक्षा में इस तरह से याद रखा जा सकता है कि हिमाचल प्रदेश के लोक प्रशासन संस्थान का नाम अब पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के नाम पर है। तो ये थे आज के नोट्स जिन्हें हमने एक एक करके समझा। हमने कला से लेकर करंट अफेयर्स तक हर विषय को छुआ और उसके पीछे के क्यों को जानने की कोशिश की। बिल्कुल, ये सारे तथ्य परीक्षाओं के लिए बहुत जरूरी हैं। पर जाते जाते एक सवाल दिमाग में आता है। हम इन तथ्यों को स्थिर और निश्चित मानकर याद करते हैं, लेकिन क्या ज्ञान सच में स्थिर होता है? जैसे हमने देखा कि 1857 की घटना को देखने के कितने अलग-अलग नजरिए हैं। तो क्या नई खोजों और नई व्याख्याओं के साथ इन तथ्यों के मायने भी बदल सकते हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।